Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 11th September 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about marital rape laws in India, and the ideas discussed here are useful for paper 1 essay perspective, and it is also important from our syllabus paper 2 Indian society point of view. तो सबसे पहले ब्रीफली समझ लेते हैं व्हाट इज़ मैरिटल रेप. आई होप आप सब ये तो जानते ही हैं, बट इसको किस तरह से एक सोफिस्टिकेटेड टर्मोलॉजी में हम डिफाइन कर सकते हैं वो देखते हैं ज़रा सा. मैरिटल रेप, it can be defined as the act of forcing your spouse into having sex without proper consent. और मैरिटल रेप के जो केसेस हैं इंडिया में ज़्यादातर विमेन के अगेंस्ट प्रैक्टिस होते हैं बाय देयर लीगल हस्बैंड्स. तो नेचुरली इट इज़ अनजस्ट एंड अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ ए वुमेन. तो क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए डिग्निटी का क्या मतलब है, वन शुड हैव सम बेसिक राइट्स, वही होता है डिग्निटी. तो इंसान का सबसे पहला कम से कम अधिकार उसके बॉडी के ऊपर होना चाहिए. बॉडीली इंटीग्रिटी इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डिग्निटी. और इंसान का हक उसके खुद के बॉडी पे ना हो तो फिर कहीं ना कहीं उसकी इंटीग्रिटी, बॉडीली इंटीग्रिटी या डिग्निटी को हैम्पर होता है. सो द मैरिटल रेप फॉर दैट मैटर, या फिर चाहे वो मैरिटल रेप ही क्यों ना हो, इट इज़ डायरेक्ट अटैक ऑन डिग्निटी ऑफ अ वुमेन बिकॉज इट इन्फ्रिंजेस द बॉडीली इंटीग्रिटी ऑफ अ वुमेन. और इसके बावजूद भी मैरिटल रेप्स आर नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस इन इंडिया. इट इज़ नॉट क्रिमिनलाइज्ड. आपको जान करके हैरानी होगी कि सेक्शन 375 ऑफ IPC जो रेप को क्रिमिनलाइज करता है, रेप जैसी एक्टिविटीज़ को क्रिमिनलाइज करता है, उसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है. दैट एक्सेप्शन विच अलाउज ए मैन टू हैव अ फोर्सफुल सेक्स विथ हिज वाइफ. मतलब मैरिटल रेप इज एन एक्सेप्शन विच इज़ नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस इन इंडिया सो फार. अब इसको लेकर के कई सारे रिकमेंडेशंस हैं, इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है या हमारे देश में भी कमिटीज़ हैं जिन्होंने रिकमेंड किया है कि मैरिटल रेप्स आर ऑल्सो ए रेप एंड दैट शुड ऑल्सो बी क्रिमिनलाइज. इसके बावजूद भी अभी तक इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया. तो ज़रा देखते हैं कुछ इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस. यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, 2013 में ये कमेटी बनाई गई थी यूनाइटेड नेशन की. इसने साफ साफ रिकमेंड किया था इंडियन गवर्नमेंट को टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप्स इन इंडिया. उसके अलावा 2013 में ही जस्टिस JS वर्मा कमेटी बनाई गई थी. जो निर्भया रेप केस हुआ था दिल्ली के अंदर दिसंबर 2012 में, उसके बाद ये जस्टिस JS वर्मा कमेटी बनाई गई थी सो दैट ये कमेटी सजेस्ट करे सरकार को कि किस तरह से और नए कानून लाए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड टू प्रिवेंट सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन. तो ये कमेटी जब बनाई गई थी जस्टिस JS वर्मा कमेटी निर्भया केस के बाद, इस कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि मैरिटल रेप शुड बी ट्रीटेड एज ए पनिशेबल ऑफेंस, अ क्रिमिनल ऑफेंस. इन दोनों ही रिकमेंडेशंस के बाद 2013 में ये दोनों ही रिकमेंडेशंस आप समझ सकते हैं डायरेक्टली आउटकम था निर्भया रेप केस का 2013 में. इन दोनों ही रिकमेंडेशंस के बाद भी हमारे लेजिस्लेचर्स ने ना कोई ऐसा कानून बनाया, ना जुडिशियरी ने इस तरह के कोई डायरेक्टिव्स दिए. इनफैक्ट जुडिशियरी के भी जो डायरेक्टिव्स हैं, जो जजमेंट्स हैं, दे आर समहाउ justifying, I would not say justifying, but somehow legalizing marital rapes in India. For example, अब देखिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इन इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इट रिफ्यूज टू टेक क्वेश्चन ऑन मैरिटल रेप ऑफ अ अडल्ट वुमेन. इसने कहा कि नहीं मैरिटल रेप्स को दे आर नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, सो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट इट. तो कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई कर दिया, उसको लीगलाइज कर दिया. हाल फिलहाल में ये आर्टिकल क्यों आ रहा है मैरिटल रेप पे, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल फिलहाल में एंटिसिपेटरी बेल दे दिया एक इंसान को फॉर हैविंग फॉर्सिबल सेक्स विथ हिज वाइफ, where Delhi High Court said that forcible sex with wife is not an illegal thing. तो कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी जो है वो इस चीज़ को अलाउ कर रही है. अब इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं देखिए. मैरिटल रेप्स, what are the challenges, what are the criticisms associated with marital rapes? It is against international norm of course. हमने देखा कि कैसे यूनाइटेड नेशन के इस कमेटी का रिकमेंडेशन है अगेंस्ट मैरिटल रेप्स. उसके अलावा दुनिया में गिने चुने ऐसे देश हैं, कंजर्वेटिव देश, बहुत सारे इस्लामिक देश हैं, उसके अलावा इंडिया है. ओनली 36 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव स्टिल नॉट क्रिमिनलाइज्ड मैरिटल रेप्स. उसमें से एक हमारा देश इंडिया है.
तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारा कंजर्वेटिव आउटलुक है मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को लेकर के, और वही चीज़ दिखता है इस मैरिटल रेप के केस में आर्टिकल सेक्शन 375 को एक्सेप्शन देते वक्त। उसके अलावा इट रिफ्लेक्ट्स पैट्रियार्कल आउटलुक ऑफ लॉज इन इंडिया, इट रिफ्लेक्ट्स पैट्रियार्कल आउटलुक ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। कैसे पैट्रियार्कल आउटलुक है वो जरा समझिए। पैट्रियार्कल मतलब आई होप आप समझते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो ये कानून भी मेल डोमिनेटेड है, सोसाइटी तो मेल डोमिनेटेड है ही है। पैट्रियार्कल कैसे, जरा समझिए। आफ्टर मैरिज दिस पर्टिकुलर लॉ सेक्शन 375 जो एक्सेप्शन देता है मैरिटल रेप के केसेस को, ये कहीं ना कहीं विमेन को एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहा है ऑफ मैन। ये महाभारत के ज़माने से हमारी सोसाइटी में एक गलत चीज़ चल रही है। आपको पता होगा महाभारत में जुआ खेल रहे हैं, जुआ में हार गए और कुछ नहीं है दाव पे लगाने को, तो द्रौपदी को दाव पे लगा दिया। आर विमेन अ प्रॉपर्टी ऑफ मेन? दिस इज द बिग क्वेश्चन, एंड दैट समहाउ हैज सस्टेन्ड इन द इंडियन माइंडसेट समहाउ, and laws also reflect it unknowingly, unconsciously, and this particular law is also reflecting this mindset कि अब शादी हो गई तो women are now property, so man is allowed to treat women the way he wants to. So that is how it reflects a patriarchal outlook of laws, and it's not my personal opinion, mind it. ये जो भी इस आर्टिकल में लिखा है, सुदीप्ता दत्ता जी ने ये आर्टिकल लिखा है, उनके ओपिनियन को मैं एज इट इज़ आपके सामने रख रहा हूँ। यू माइट डिसएग्री, बट ये लॉ ऐसा रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू सुदीप्ता दत्ता जी कि दिस लॉ रिफ्लेक्ट्स दैट वीमेन आर प्रॉपर्टी ऑफ मेन। उसके अलावा एक ये जो लॉ है वो इलॉजिकल भी है। आर्टिकल 375 का जो एक्सेप्शन है ये इलॉजिकल भी है बिकॉज इट डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन अ मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन। अनमैरिड वुमेन के खिलाफ अगर कोई इस तरह के सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं तो क्रिमिनल ऑफेंस है, और मैरिड वुमेन होते ही उसका हस्बैंड जो चाहे वो कर सकता है, रेप कर सकता है, स्टिल इट इज लीगल इन इंडिया। सो दिस क्लासिफिकेशन, जस्ट बिकॉज समवन हैज गॉट मैरिड, हैज शी लॉस्ट बॉडीली इंटीग्रिटी, हैज शी लॉस्ट डिग्निटी ऑफ हर एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड? आंसर इज नो. The dignity is something that cannot be infringed for anyone. There cannot be any exception for this term dignity. It is a basic human right. So this differentiation of a married and unmarried women, husband and other men, these are unjustifiable, illogical. आपने मूवी देखी होगी ना वो पिंक, no means no. So any justification cannot stand water. Any justification cannot have substance. तो इस आर्टिकल में फिर क्या वे फॉरवर्ड सजेस्ट किया गया है? तो इस आर्टिकल में कहा गया कि इट इज़ हाई टाइम दैट आवर legislature should take cognizance of marital rapes and bring the rape laws including marital rapes under एम्बिट ऑफ सेक्शन 375। मतलब जो एक्सेप्शन दिया गया है मैरिटल रेप्स को, उस एक्सेप्शन को हटा दिया जाए। इससे कई सारे फ़ायदे होंगे। जो अब्यूसिव स्पाउसेस के प्रॉब्लम है, कई सारी वुमेन हैं जो इस तरह के अब्यूज़ को, सेक्सुअल अब्यूज़ को झेल रही हैं डेली लाइफ में, बट दे हैव नो अदर रिकोर्स। सोसाइटी तो ऐसी हैं ही पैट्रियार्कल, और कानून भी उनको कोई रिकोर्स नहीं देता है। इट विल प्रिवेंट डोमेस्टिक वायलेंस, इट विल to some extent bring limitation over sexual abuse against women. तो इस कारण से at least we need to talk about such things. At least the judiciary should show some liberal views. तभी जाकर के हम उम्मीद कर सकते हैं कि 5 साल 10 साल में इस तरह के मॉडर्न लिबरल कानून बनेंगे। लेकिन कम से कम जुडिशियरी को तो थोड़ा लिबरल आउटलुक दिखाना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है। The next article is taken from national segment. It is about Battle of Asal Uttar, and this topic is important from our syllabus paper 2 post independence history point of view. Battle of Asal Uttar, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये बैटल लड़ी गई थी ड्यूरिंग वॉर ऑफ 1965, और ये बहुत ही बड़ी टैंक बैटल मानी जाती है। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये दुनिया की सबसे बड़ी टैंक बैटल मानी जाती है। जब एक तरफ सामने पाकिस्तानी आर्मी के 300 टैंक, उन्होंने लगभग अपने सारे के सारे टैंक उतार दिए थे इंडिया के खिलाफ। तो ये बैटल ऑफ असल उत्तर 1965 में 8 से 10 सितंबर के बीच में ये लड़ाई हुई थी। थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। पाकिस्तानी आर्मी ने एकाएक से धावा बोल दिया था, ब्लिट्जक्रिग उसको बोलते हैं, मतलब वी वर कॉट ऑफ गार्ड। बिल्कुल
हम रेडी नहीं थे और एकाएक से पाकिस्तानी आर्मी ने फुल फ्लेजेड फुल फोर्स में हमारे ऊपर अटैक कर दिया था फ्रॉम पंजाब फ्रंट, पंजाब बॉर्डर पे। और पाकिस्तानी आर्मी कहीं हमारे इंडियन टेरिटरी के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर को ब्रीच करते हुए इंडियन टेरिटरी के लगभग 5 किलोमीटर अंदर तक घुस गई थी। और फिर पंजाब का जो ये टाउन है खेमखरन टाउन, वहाँ के 5 किलोमीटर बॉर्डर अंदर तक वो घुस आई थी। फिर इंडियन ट्रूप्स ने रिटेलिएट किया। 10 सितंबर को सबसे बड़ी लड़ाई हुई। ये जो वॉर था 1965 का, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल हुआ 10 सितंबर को। इसी कारण से ये आर्टिकल भी आया है, क्योंकि कल 10 सितंबर था, तो इसकी एनिवर्सरी को याद करते हुए, इस बैटल ऑफ असल उत्तर की एनिवर्सरी को याद करते हुए आर्टिकल आया। तो 10 सितंबर 1965 को सबसे बड़ी बैटल हुई ऑफ दिस वॉर, जिसका नाम है बैटल ऑफ असल उत्तर। असल उत्तर एक गांव है पंजाब के बॉर्डर एरिया में, जो इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान का, उसमें पंजाब साइड में असल उत्तर एक गांव है। उस गांव के आसपास गन्ने के खेत में हमारे जो आर्मी है उसने अपने टैंक्स इस तरह से छुपाए और बिल्कुल यू शेप में एक ट्रैप बिछाया पाकिस्तानी आर्मी के लिए। गन्ने के खेत में, बड़ी बड़े गन्ने के खेत थे और उसमें हमने अपने टैंक ऐसे छुपाए। अलग अलग टैंक्स थे, अब ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी लगभग 45 ओल्ड अमेरिकन M4 सरमन टैंक थे, 45 लाइट फ्रेंच बिल्ट टैंक्स थे, 45 ब्रिटिश बिल्ट सेंचुरियन टैंक्स थे। तो लगभग 130-135 हमारे टैंक्स थे, सामने से पाकिस्तान के 300 टैंक्स थे। लेकिन हमने इस तरह के यू शेप का ट्रैप बिछाया असल उत्तर गाँव के पास पंजाब के, और यहीं पे हुआ फिर बैटल ऑफ असल उत्तर, जब पाकिस्तानी आर्मी के 300 टैंक फंस गए हमारे इस ट्रैप में। और फिर मतलब उनके आधे से ज़्यादा, आउट ऑफ 300, 165 टैंक्स वर डिस्ट्रॉयड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने खुद एक्सेप्ट किया है कि बहुत 165 टैंक्स हमारे डिस्ट्रॉय हुए हैं। बैटल ऑफ असल उत्तर में अकेले 100 से ज़्यादा टैंक हमने डिस्ट्रॉय किए। तो इस बैटल ऑफ असल उत्तर वाज अ डिबैकल फॉर पाकिस्तान। हमारे भी 30-32 टैंक डिस्ट्रॉय हुए, लेकिन पाकिस्तान के तो 160 डिस्ट्रॉय हुए। पाकिस्तान की तो धज्जियाँ उड़ गई, आप ऐसा कह सकते हैं, बैटल ऑफ असल उत्तर में। एंड बैटल ऑफ असल उत्तर वॉज डिसाइसिव इन डिसाइडिंग द फाइनल आउटकम ऑफ दिस वॉर ऑफ 1965, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से हमसे पिटा था। लेकिन इस पूरे बैटल में हुआ क्या, बैटल ऑफ असल उत्तर के दौरान, जहां पे पाकिस्तानी आर्मी के 100 से भी ज़्यादा टैंक डिस्ट्रॉय हुए। ओवरऑल इस वॉर में 165 टैंक पाकिस्तानी आर्मी के डिस्ट्रॉय हुए, लेकिन बस एक ही दिन 10 सितंबर को बैटल ऑफ असल उत्तर में 100 से भी ज़्यादा टैंक हमने पाकिस्तानी आर्मी के डिस्ट्रॉय किए। उस दौरान फिर इंडियन सोल्जर अब्दुल हमीद साहब, हवलदार अब्दुल हमीद साहब, ये इन्होंने अकेले एक रिकॉइललेस गन से 7 पाकिस्तानी आर्मी के टैंक उड़ा दिए थे। ध्यान से देखिए, अब्दुल हमीद, हवलदार अब्दुल हमीद, हु वाज ऑनर्ड विथ परमवीर चक्र, विच इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, ही अलोन नॉक्ड आउट 7 एनिमी टैंक्स विथ रिकॉइललेस गन। और इसी कारण से अब्दुल हमीद साहब को 10 सितंबर को याद किया जाता है हर साल। कल इनकी पुण्यतिथि थी, डेथ एनिवर्सरी थी, उस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया। इसमें हवलदार अब्दुल हमीद साहब को याद करते हुए फिर ये आर्टिकल आया था। बैटल ऑफ असल उत्तर में इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल था, जिस कारण से इनको परमवीर चक्र भी मिला था। इस टॉपिक के बेसिस पे ये हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from Science and Technology segment. It is about Chandrayaan 2. It says what Chandrayaan 2 has sent, and this topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. तो चंद्रयान 2 के बारे में समझते हैं, जो जिससे रिलेटेड एक करंट आर्टिकल है, लेकिन एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं. इंडियाज़ मिशन टू मून. मून पे हमने कितने अभी तक मिशन भेजे हैं इसरो ने, कितने सक्सेसफुल हुए, कितने फेलियर्स हमारे हाथ आए, वो सब देखते हैं क्या करके. देखिए चंद्रयान 1 ये हमारा पहला मून मिशन था. दैट वाज सेंट इन 2008 बाय इसरो. इट वाज एन ऑर्बिटर मिशन. ऑर्बिटर मिशन मतलब ये जो चंद्रयान 1 था, इसको जाकर के बस मून के अराउंड ऑर्बिट करना था, ऐसे घूमना था. और ये चंद्रयान 1 सक्सेसफुल रहा. इट प्रूव्ड एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर ऑन मून. इसने कुछ जो इमेजेस निकाले मून सरफेस के, उससे हमें पता चला मोर और लेस कि मून सरफेस पे वाटर है. फिर हमने चंद्रयान 2 2019 में भेजा. इट वाज सेकेंड मिशन, इंडियाज इसरो सेकेंड मिशन टू मून 2019. चंद्रयान 2 वाज मच मोर सोफिस्टिकेटेड. इसमें ऑर्बिटर मिशन तो था ही, मतलब एक जाकर के ऑर्बिट करेगा चंद्रयान 2 अराउंड मून. उसके अलावा एक लैंडर मिशन था, मतलब ऑर्बिटर से एक यूनिट निकलता और वो जाकर के मून के सरफेस पे लैंड करता. ये लैंडर का नाम था विक्रम. और इस विक्रम के अंदर तीसरा एक इक्विपमेंट भी लगा हुआ था जिसका नाम था जिसका नाम था प्रज्ञान, विच वाज ए रोवर. मतलब विक्रम के अंदर से रोवर फिर ऐसे प्रज्ञान निकल के आने वाला था जो उसके मून के सरफेस पे रोल करता.
तो समझिए, ऑर्बिटर था पहले जिसका नाम था चंद्रयान 2। इस ऑर्बिटर के अंदर से निकल के आता विक्रम, जो जाकर के मून सरफेस पे लैंड करता, विक्रम। और विक्रम के अंदर से निकल के आता प्रज्ञान, वो रोवर था जो मून सरफेस पे रोल करता और अलग अलग जगह से सैंपल कलेक्ट करता। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि चंद्रयान 2 तो सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंच गया, मून के ऑर्बिट में, और रिवॉल्व करने लगा ऐसे। लेकिन चंद्रयान 2 से जो विक्रम निकल के आया लैंडर, वो सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया। वो जाकर के जोर से गिरा, इट कुड नॉट लैंड सॉफ्टली। जोर से मून सरफेस पे गिरने के कारण ये डिसफंक्शनल हो गया और ये काम नहीं कर पाया। तो इस कारण से आप कह सकते हैं कि जो हमारा सेकेंड मून मिशन था चंद्रयान 2, इट वॉज ओनली पार्शियली सक्सेसफुल, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटर मिशन था वो तो सही काम कर रहा है, लेकिन जो लैंडर विक्रम था और जो रोवर प्रज्ञान था ये काम नहीं कर पाया, ये फेल हो गया। तो कहीं ना कहीं ये पार्शियली सक्सेसफुल रहा बिकॉज ऑफ पुअर, या वी कुड नॉट डू इंश्योर सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ विक्रम। अभी चंद्रयान 3 हम प्लान कर रहे हैं, जो हो सकता है 2022 तक हम भेज पाएँ। चंद्रयान 3 का मेन पर्पस यही है कि जो काम हम चंद्रयान 2 में नहीं कर पाए, दैट वाज सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ मून, वो हम इंश्योर कर पाए इन चंद्रयान 3। लेकिन कोरोना वायरस पैंडेमिक, लॉकडाउन, इस कारण से चंद्रयान 3 का डेडलाइन बार बार एक्सटेंड हो रहा है। अभी जो करंट आर्टिकल है, इट इज़ रिलेटेड विद चंद्रयान 2 द ऑर्बिटर मिशन। आपको पता है कि पार्शियली सक्सेसफुल तो है ही। चलिए, हमारा विक्रम फेल हो गया, प्रज्ञान फेल हो गया, यानी कि लैंडर और रोवर फेल हो गया, लेकिन ऑर्बिटर तो अभी भी चल रहा है। इस ऑर्बिटर के साथ 8 इंस्ट्रूमेंट एसोसिएटेड हैं, 8 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट एसोसिएटेड हैं जो मून सरफेस का इमेज निकाल रहे हैं, उससे आने वाले अलग अलग रेडिएशंस को स्टडी कर रहे हैं। तो इन 8 इंस्ट्रूमेंट्स ने अलग अलग इमेजेज हमारे पास भेजे हैं, इसरो के इस अर्थ के सेंटर पे भेजे हैं, जिस इमेजेस के बेसिस पे हमें मून के बारे में और नई नई चीज़ें पता चली हैं। तो लेट अस सी व्हाट न्यू इन्फॉर्मेशंस हैव बीन कलेक्टेड बाय चंद्रयान 2 द ऑर्बिटर। सबसे पहला इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग वाटर मॉलिक्यूल। तो आप बोलेंगे कि सर चंद्रयान 1 नहीं इंश्योर कर दिया था कि वाटर है मून सरफेस पे, तो इसमें कौन सी नई बात है कि अगर चंद्रयान 2 भी बता रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल है मून सरफेस पे? अंतर है दोनों में, थोड़ा सा समझिए। देखिए, द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन मून हैज़ ऑलरेडी बीन कन्फर्म्ड बाय चंद्रयान 1, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दिस। लेकिन चंद्रयान 1 ने जो इमेजेज भेजे थे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं थे, बहुत क्लियर नहीं थे। इस कारण से क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि ये जो इमेजेज हैं वो एक्चुअली वाटर के हैं या हाइड्रोक्सिल रेडिकल के हैं, यानी कि OH रेडिकल के हैं या वाटर के हैं, क्योंकि दोनों के इमेजेज मोर और लेस एक ही जैसे होते हैं वाटर के, तो वाटर के अंदर भी OH होता है और OH रेडिकल तो है ही है। तो जो चंद्रयान 1 का इमेज था वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था कि वेदर ये वाटर है या OH रेडिकल है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल है। लेकिन ये जो चंद्रयान 2 ने जो इमेजेस निकाले हैं विथ हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट एसोसिएटेड विथ इट, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से चंद्रयान 2 ने जो इमेज निकाले हैं उससे साफ साफ पता लगता है, क्योंकि ये हायर रिजोल्यूशन वाला इमेज है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि मून सरफेस पे हाइड्रोक्सिल रेडिकल तो हैं ही हैं, साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल भी है। तो ये इट इज़ मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर मॉलिक्यूल एज वेल एज हाइड्रोक्सिल रेडिकल ऑन मून। सो इट इज़ द मोस्ट प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन मून सो फार। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। उसके अलावा इस चंद्रयान 2 के ऊपर एक और इंस्ट्रूमेंट एसोसिएटेड है जिसका नाम है लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये एक्सरे स्टडी करता है। एक्सरे स्टडी करके इसने बताया है कि मून के सरफेस पे बहुत सारे मेजर एलिमेंट्स तो हैं ही हैं, सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन। तो ये मेजर एलिमेंट्स के बारे में तो चंद्रयान 1 ने भी इंफॉर्मेशन दे दिया था, लेकिन इस क्लास इंस्ट्रूमेंट ने जो चंद्रयान 2 पे लगा हुआ है, इसने बहुत सारे माइनर एलिमेंट्स जैसे कि क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाला है। देखो, चंद्रमा के सरफेस से जो एक्सरेज निकल के आ रहे हैं, उस एक्सरे को स्टडी किया इसने क्लास स्पेक्ट्रोमीटर ने, क्लास इंस्ट्रूमेंट ने, और उसके बेसिस पे उसने बताया है कि मून के सरफेस पे क्रोमियम भी है, सोडियम भी है, मैग्नीज भी है। और ये जो इन्फॉर्मेशन हमने एक्सरे को स्टडी किया है, इसकी मदद से वी कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नेटिक इवोल्यूशन ऑफ मून।
उसके अलावा एक और एक्सरे मॉनिटर लगा हुआ था चंद्रयान 2 पे, जिसका नाम था सोलर एक्सरे मॉनिटर। इस सोलर एक्सरे मॉनिटर की मदद से हमने क्या किया है कि मून के आसपास जो सोलर फ्लेयर्स हैं, जो सोलर विंड्स हैं, उसको स्टडी किया है। आई होप आप इस बात को समझते होंगे कि सन से आने वाले हाई एनर्जी रेडिएशंस को कहा जाता है सोलर विंड्स या सोलर फ्लेयर्स, जो पूरे यूनिवर्स में फैले होते हैं और खासकर हमारे सोलर सिस्टम में तो उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये सोलर विंड्स को या सोलर फ्लेयर्स को स्टडी किया है ये तीसरे एलिमेंट ने, तीसरे इंस्ट्रूमेंट ने, सोलर एक्सरे मॉनिटर ने, जो चंद्रयान 2 पे लगा है। तो मून के आसपास जो सोलर फ्लेयर्स हैं, मून के आसपास जो सोलर विंड्स हैं, उसको स्टडी किया है चंद्रयान 2 के इस इंस्ट्रूमेंट सोलर एक्सरे मॉनिटर ने। और उससे हमें इसरो की अगर मानी जाए तो इसरो के हिसाब से ये जो सोलर विंड्स को हमने, मून के आसपास के सोलर विंड्स को हमने स्टडी किया है, इससे हमें सन का जो कोरल हीटिंग है उसके बारे में पता चलेगा। सन के अंदर किस तरह से फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है उसके बारे में पता चलेगा। तो कोरल हीटिंग अकॉर्डिंग टू इसरो, आई सेड कि इसरो सेज कि ये जो सोलर फ्लेयर्स को हमने मून के अराउंड स्टडी किया विथ हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म बिहाइंड हीटिंग ऑफ द सोलर कोरोना विच इज़ एन ओपन प्रॉब्लम फॉर मैनी डिकेड्स। अभी तक सोलर कोरोना में एग्जैक्टली हीटिंग किस तरह से होती है वो हमें पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस पर्टिकुलर इमेज के बाद हमें उसके बारे में बेहतर पता चल पाएगा। तो क्या है सोलर कोरोना, जरा समझिए। देखिए, सन का जो आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं सन कोरोना, और वहाँ पे किस तरह से हीट बनता है, कैसे वो सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, इसके बारे में हमें और बेहतर पता चलेगा आफ्टर स्टडिंग दिस सोलर एक्सरे मॉनिटर, जिसने सोलर फ्लेयर्स के बारे में स्टडी की है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चंद्रयान 2 ने हमारे लिए निकाल करके भेजा है। दैट इज़ वाई वी कैन से चंद्रयान 2 इज़ रिलेटिवली सक्सेसफुल, पार्शियली सक्सेसफुल, पूरी तरह से फेल नहीं हुआ है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट। इट इज अबाउट फेसबुक स्मार्ट ग्लासेज एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो फेसबुक ने एक नया स्मार्ट ग्लास बनाया है इन एसोसिएशन विथ रेबन, जो सनग्लास की कंपनी है, रेबन ग्लासेस की कंपनी है। उसके मदद से फेसबुक और रेबन ने मिल करके एक नया स्मार्ट ग्लास बनाया है और स्मार्ट ग्लास का नाम है रेबन स्टोरीज। तो ये क्या करेगा स्मार्ट ग्लास, जरा समझिए इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये स्मार्ट ग्लास आप पहन करके आप वीडियो निकाल सकते हैं, इमेजेस निकाल सकते हैं। तो फेसबुक स्मार्ट ग्लासेस विल लेट यूजर्स टू रिकॉर्ड वर्ल्ड अराउंड देम, टेक पिक्चर्स। आप वीडियो ले सकते हैं इस चश्मे की मदद से, आप इमेजेस निकाल सकते हैं, लगभग 30 सेकंड का वीडियो निकाल सकते हैं, कई सारे फ़ोटो निकाल सकते हैं हैंड फ्री तरीके से। उसके अलावा आप बोल करके भी डायरेक्शन दे सकते हैं कि अब इमेज निकालना शुरू करो तो ये इमेज निकालना शुरू करेगा, अब वीडियो निकालो तो ये वीडियो निकालेगा। तो फेसबुक असिस्टेंट वॉइस कमांड भी लगा हुआ है। साथ ही साथ इसके अंदर 3 माइक्रोफोन ऑडियो एरेज भी लगे हुए हैं, ओपन ईयर स्पीकर्स भी लगे हैं, जिससे मदद से आप इससे अपना कॉल भी ले सकते हैं। आपको कोई कॉल करता है तो ये ब्लूटूथ डिवाइस की तरह काम करेगा और आप इस पर बात भी कर सकते हैं। तो ये है फेसबुक स्मार्ट ग्लास। सरल शब्दों में कहें तो आप इसको चश्मे की तरह पहने, नॉर्मल सन ग्लास की तरह दिखता है, लेकिन आप जब चाहें इसकी मदद से इमेजेस निकाल सकते हैं, वीडियोस निकाल सकते हैं लगभग 30 सेकंड के, और एक बार में आप लगभग 50 वीडियो तक निकाल सकते हैं, 200 फोटो तक निकाल सकते हैं एक चार्ज में। साथ ही साथ ये हैंड फ्री तरीके से आपको कॉल लेने में भी हेल्प करेगा, और आप ओपन वॉइस कमांड भी दे सकते हैं कि चलो अब इमेज निकालो, वीडियो निकालो, और आप कॉल भी रिसीव कर सकते हैं। तो थोड़ा देखिए इस वीडियो की मदद से आपको और बेहतर पता चलेगा कि ये देखिए ये डीजे हैं, ये बता रही हैं इस सनग्लास के बारे में। Music and sound has always served as a sort of playground for me creatively. As a DJ, I'm utilizing both of my hands at the same time. It's important for me to be able to have tools where I can share raw and in the moment experiences. And when I'm on the go, I'm able to take a phone call super easily while wearing my Ray-Ban Stories. Hey, what's up? I can also listen to music and prepare for my DJ set. It's a great way to connect me with the people that follow me, but also people who just want to experience what else is happening in the world. तो ये है सीमलेस, मतलब आप हैंड फ्री होकर के इमेजेस निकालिए, वीडियो निकालिए, तो ये सब फ़ायदे हैं। लेकिन अब आपको एक और बात समझनी, इसी आर्टिकल में इसके बारे में भी डिस्कस किया गया है कि ये जो रेबन स्टोरीज़ हैं, नए स्मार्ट सन ग्लासेस हैं, दे आर नॉट ऑगमेंटेड रियलिटी, दे डू नॉट सपोर्ट ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी
लाने की कोशिश की थी गूगल ने विथ हेल्प ऑफ इट्स गूगल ग्लासेस, लेकिन वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा। तो जरा समझते हैं क्या होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी इज डिफाइंड एज टेक्नोलॉजी दैट सुपर इम्पोजेज एन इमेज onto users view of real world and enhances its sound, touch and even smell। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में समझ पाएंगे। इस लेडी ने अपने आंखों के अराउंड ये सन ग्लास लगा रखा है, जो भी ग्लास लगा रखा है, चश्मा जैसा लगा रखा है, ठीक है। तो जो भी रियल वर्ल्ड है इसके आसपास, उसके अलावा कुछ वर्चुअल चीज़ें भी इम्पोज कर दी हैं, ठीक है, सुपर इम्पोज कर दी हैं कुछ इमेजेज। अब इसको देख के लग रहा है कि ये इस तरह का इंसान सच में इसके सामने खड़ा है, आसपास की बाकी चीज़ें रियल हैं, रियल वर्ल्ड में एक इस तरह की नई वर्चुअल चीज़ सुपर इम्पोज कर दी गई है। तो इसको कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, AR। और आपको बिल्कुल सुन के लगा कि ये रियल है, साउंड, टच, स्मेल सब कुछ आपको लगा कि रियल है, बस आपने ये ग्लास पहन रखा है उस कारण से। दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी एंड दिस फेसबुक स्मार्ट ग्लासेस आर नॉट ऑगमेंटेड रियलिटी। गूगल लेकर के आया था गूगल ग्लासेस जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी वो लाना चाहता था, बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल सो फार। तो ऑगमेंटेड रियलिटी एज ए सेड इज a combination of real scene viewed by the user and virtual scene generated by computer. Augmented reality is a technology that is going to blur the line of reality and fictitious things। तो क्या रियल है, क्या फिक्टिशियस है, क्या वर्चुअल है, उनकी बीच के डिफ्रेंसिएशन को बहुत हद तक ऑगमेंटेड रियलिटी कम कर देगा। बट ऑगमेंटेड रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, वेयर द फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट आउट। आप जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं तो आप देखते हैं कुछ गेम इस तरह के लगे रहते हैं बच्चों के लिए, उनको जैसे चश्मा पहना के अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया जाता है, आसपास की रियल वर्ल्ड दिखती ही नहीं है, एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं, उसमें सब कुछ अलग अलग दिखता है, झूले पे झूल रहे हैं वो सब। तो वो है वर्चुअल रियलिटी जिसमें रियल कुछ भी नहीं है। बट ऑगमेंटेड रियलिटी में रियलिटी ज़्यादा दिखती है क्योंकि रियल चीज़ें भी हैं आसपास में, प्लस कुछ नई चीज़ें सुपर इम्पोज कर दी गई हैं। इस पर मैं इतना डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी ने इस पे ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी पे ये प्रीलिम्स में सवाल पूछा था 2019 में। इसको अटेम्प्ट कीजिए, अगर आप इसको कर पा रहे हैं तो आप समझ गए हैं डिफरेंस बिटवीन ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, AR एंड VR। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आंसर सबमिट कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी मुझे बताइए, मैं थोड़ा और डिस्कस करके डिटेल में कल इसका जवाब दूंगा। सो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट। तो कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक्स वॉज हेल्ड इन रायो डी जेनेरियो। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट वॉज हेल्ड इन येकातेरिनबर्ग, रसिया। साउथ अफ्रीका वॉज द लास्ट वन टू ज्वाइन इन ब्रिक्स ग्रुपिंग, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। उसके अलावा विथ रेफरेंस टू डुगोंग which is the statement correct? तो herbivorous marine animal absolutely correct. It is found along entire coast of India। ये गलत है, पूरे हर जगह का कैसे मिल सकता है? तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इज गिवन शेड्यूल 1 प्रोटेक्शन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, 1 and 3 only। That's all from our side for today. Thanks for watching.